जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम छत्तीसगढ़ प्री-डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड, प्री बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उस तैयारी के अंतर्गत आपको हमारे चैनल के थ्रू सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के वीडियोस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और सभी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर मैं लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है साथियों। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड एग्जाम 2019 के सामान्य ज्ञान पोर्शन के प्रश्नों को। प्यारे साथियों, हर साल आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सन 2019 में भी आपको 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए डीपली एनालिसिस करते हैं और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो को। तो प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन नंबर बी माउंट ऑफ द डेट, ऑप्शन नंबर सी रहने की जगह, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक बाजार क्षेत्र। तो क्या है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ, जरूर यदि आपको पता है तो मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है साथियों। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, यदि आप जानते होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुर्दों का टीला। इसका हिंदी अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ठीक है साथियों। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो प्यारे साथियों, जो मोहनजोदड़ो है वो एक सभ्यता है, ठीक है, बहुत पुरानी सभ्यता, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता दूं, पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य, जिसका अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला, ठीक है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है भैया, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है वह दुनिया का सबसे पुराना और नियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। अब ये कौन से नदी के किनारे जो है फैला हुआ था, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है मोहनजोदड़ो जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं उस सभ्यता को, क्योंकि वो सिंधु घाटी के जो सिंधु नदी है ना, इंडस रिवर है, उसके आसपास ही उसका उद्भव हुआ था उस सभ्यता का, ठीक है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है। अब सक्खर जिला कहाँ है भैया, ये पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। पहले इंडिया में था, बट पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है भाई, सक्खर जिले पाकिस्तान में, है ना। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअनजोदड़ो, ठीक है। तो सही उच्चारण अगर बोला जाए तो मुअनजोदड़ो ऐसा होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना, जो सभ्यता मोहनजोदड़ो है, उसकी खोज राखाल दास, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने सन 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। और जो खुदाई का कार्य हुआ था उसका निर्देशन किसने किया था, जो जॉन मार्शल थे, है ना, वो किए थे। चलिए और आगे पढ़ लेते हैं। यहां पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां और मोहरे आदि मिले, ठीक है। तो क्या क्या मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है भैया। इमारतें तो थी ही, है ना, धातुएं और मूर्तियां भी वहां पर मिले थे, और साथ साथ मोहर भी मिले थे, है ना। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की ही खुदाई हो सकी है। तो 1/3 मतलब ओनली 33% की खुदाई हुई है पिछले 100 साल में, ठीक है। अभी भी समथिंग आपका रफली 67% खुदाई बाकी है, ठीक है। और अब वह बंद भी हो चुकी है, अब खुदाई भी बंद हो चुकी है, ठीक है। माना जाता है कि यह शहर लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। कितने क्षेत्र में, 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था रे भैया। तथा इसमें जल कुंड भी हुआ करता था ना, तो जल कुंड स्नानागार जिसको बोलते हैं, या जल कुंड आप मान के चलिए, वो भी हुआ करता था, ठीक है। यह स्थित कहाँ है भैया, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है, ठीक है, अभी वर्तमान में। ओके, चलिए तो जान लिया ना मोहनजोदड़ो के बारे में। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न साथियों। प्यारे साथियों, दूसरा प्रश्न आपका, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है, जो संविधान का 52वां संशोधन है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दल बदल से, ऑप्शन नंबर बी है आरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दल बदल से, ठीक है। तो जो संविधान का 52वां संशोधन है वो संबंधित है आपका दल बदल से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न, जिसको त्रिरत्न या फिर रत्न त्रय कहा जाता है, ठीक है, दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग भी कहा जाता है, वे क्या है, ठीक है। जो त्रिरत्न है जैन धर्म में वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए
सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर बी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी है आपका सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही विश्वास अर्थात सही दर्शन। ठीक है, तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये जो तीनों बातें हैं वही त्रिरत्न कहलाता है जैन धर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और मैं बता दूं जो जैन धर्म में जो त्रिरत्न का सिद्धांत है उसको किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था। थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर। तो महावीर स्वामी ने रत्न त्रय अर्थात त्रिरत्न का सिद्धांत ही बोला जा रहा है ना, तो रत्न त्रय के सिद्धांत को व्यक्ति के मौलिक विकास में सहायक माना है। रत्न त्रय के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? सच्चा विश्वास, ठीक है, सही ज्ञान और सही आचरण, जो आपके ऑप्शन में था हमने लगा दिया। ठीक है, अध्यात्म में इन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में सच्चा विश्वास मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण बोल दिए, लेकिन अध्यात्म की भाषा में उसको कहा जाता है सम्यक दर्शन, है ना, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर रहा। तो चलिए साथियों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर अथवा नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत का वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा का सभापति, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का स्पीकर। तो कौन सुनिश्चित करता है भाई कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर ही ये निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, अगला प्रश्न कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा आपको बताना है? ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च, या फिर ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर। क्या है जरूर कमेंट करके आप मुझसे पहले बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों यहां पर दक्षिणी गोलार्ध है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21 जून। ठीक है प्यारे साथियों, जो 21 जून है वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की बात किया जाए तो वो होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटा दिन 21 जून। अब हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत देश है, वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना? आप जानते हैं क्या? नहीं जानते? तो चलिए बताता हूं, जो हमारा प्यारा भारत देश है वह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन 21 जून है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो हमारा प्यारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध है में है, तो हमारे भारत में जो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा ना वो 21 जून हो जाएगा। मतलब उत्तरी जो गोलार्ध होता है वहां सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। ठीक है, जस्ट विपरीत होता है। प्यारे साथियों याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून, ऑप्शन नंबर बी, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 2019 का यह आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी कहता है भैया अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी कहता है जी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी कहता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरूर आप कमेंट करके मुझसे पहले आंसर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ही किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, माइंड में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, और रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। 2019 का अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे ना वो थे सिन्हा जी। ठीक है, तो सिन्हा जी आप कहां हैं भाई? अच्छा इधर है, तो सिन्हा जी है ऑप्शन नंबर बी पर। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ही संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, 2019 का अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपको बताना है।
आल्पस है, या फिर हिमालय काराकोरम है, या फिर इंडीज पर्वत श्रृंखला है, या फिर तिब्बत पर्वत श्रृंखला आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए माइंड में लोड हो गया होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से, इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे साथी, चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भैया बहुत आसान, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 27 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 5 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 8 सितंबर। ठीक है, तो क्या होगा आंसर जरूर बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपके 8 सितंबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। ठीक है, चलिए चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष 2019 का अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है साथियों, जो इसरो का मुख्यालय है ना, वो स्थित है आपके बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए चलिए 2019 का अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 2019 का अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है साथियों। क्या लिखा है भाई, देखते हैं। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहां गिरेगी। भैया देखो, आप ट्रेन के अंदर है, बाल को पकड़ के ऐसे फेंकोगे ऊपर की ओर, तो आपके हाथ में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है गति से दौड़ रही है, तो ट्रेन के अंदर आप है ना, तो आप भी गतिमान है। ठीक है, अब बॉल भी तो ट्रेन के अंदर है ना, तो बॉल भी गतिमान है। ठीक है, तो जितना गतिमान आप हैं, तो आपके हाथ में जो बॉल है वो भी उतना ही गतिमान है। तो आप जितना जैसे कि फेंके, तो आपके हाथ में ही आके गिरेगा, क्योंकि आपका और जो बॉल है उन दोनों की गति जो है एक समान है, इस कारण से। ठीक है साथियों, चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यात्री के हाथों में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 2019 का अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से वह अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो भैया आप सब जानते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था 9वीं और 10वीं का, है ना, कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है भैया आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, जो मटर के दाने की आकार में होता है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा आपका मटर का दाना होता है ना, उतना ही बड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मतलब पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि कितने हैं हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भैया। तो प्यारे साथियों, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं वो अंतःस्त्रावी तंत्र की नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। मतलब उसके लिए जैसे कि जो भी हार्मोन्स स्त्रावन करते हैं, जो ये ग्रंथि है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जो है जो भी हार्मोन स्त्रावित करते हैं, वो किसी पाइप, मतलब नलिका मतलब किसी पाइप के सहारे किसी स्थान पर, मतलब शरीर के किसी हिस्से तक नहीं पहुंचता है, बल्कि ये पाइप विहीन ही होता है, नलिका विहीन होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उत्पादित करते हैं, उसको सीधे ही ब्लड में मिला देते हैं, हमारे रुधिर में मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अपने उत्पादों हार्मोन को सीधे रक्त में स्त्रावित करती है। अंतःस्त्रावी तंत्र की प्रमुख ग्रंथियों में क्या क्या है देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि है आपका, है ना, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि है, अंडाशय ये लड़कों में होता है, सॉरी ये मादा में होता है, फीमेल में होता है अंडाशय। ठीक है, और लड़कों में वृषण होता है। ठीक है, याद रखें, जो अंडाशय अंतःस्त्रावी ग्रंथि है वो किसमें होता है, मादा में होता है, फीमेल में होता है, और जो वृषण है वो मेल में होता है ना। ये बस अलग अलग होता है, अंडाशय और वृषण लड़की लड़का में, है ना, अलग अलग। बाकी सब जो ग्रंथियां हैं वो सभी जो है वो नर और मादा में एक ही समान पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि हो गया, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क हो गया, अधिवृक्क ग्रंथियां। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अंतःस्त्रावी ग्रंथि आपके समक्ष है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष, अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। भैया आपको बताना है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, या फिर विटामिन बी के कमी के कारण होता है, या फिर विटामिन सी के कमी के कारण होता है, आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है भैया, है ना। ठीक है, किसके कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका होता है रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से आपका होता है रोग रिकेट्स, है ना। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, और उसी प्रकार विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। ठीक है साथियों, चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न 2019 का। अगला प्रश्न है साथियों,
रुधिर समूह ओ क्या कहलाता है आपको बताना है। सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाता है जो रुधिर समूह मतलब ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या कहलाता है? तो भैया आप सबको पता है जो ब्लड ग्रुप ओ है वो कहलाता है सार्वजनिक दाता, ठीक है। क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो सभी इंसानों को खून दे सकता है, चाहे उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ठीक है। इसीलिए उसको सर्वदाता या फिर सार्वजनिक दाता कहा जाता है, ओ जो ब्लड ग्रुप है उसको, है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आपको बताना है भैया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार। तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है भैया आपका मौलिक अधिकार, है ना। शिक्षा का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी आपका मौलिक अधिकार है। परंतु जो संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और जो नहीं है भैया, है ना, उसी को आपको बताना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों, 2019 का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू कब हुआ? तो देखिए नाम क्या है भैया इसका, RTE 2009, है ना। लेकिन ये जो अधिकार है भैया आपका, ये 2009 में बनना शुरू हुआ था, है ना, फिर बना, लेकिन जो लागू हुआ था देश में, संपूर्ण देश में, तो वो है 1 अप्रैल 2010। ये तिथि है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2010 को ये अधिकार आपका लागू हुआ था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना है, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है, या केवल ए सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है? तो भैया आपका सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना ये भी आपका उद्देश्य है कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का, है ना। और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना ये भी उद्देश्य है कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है साथियों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं आपको बताना है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर ये सभी? तो प्यारे साथियों, जल वाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ही क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें जो ऊष्मा का अवशोषण करती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती जाती है, ठीक है। प्यारे साथियों, जो पृथ्वी है, धरती है, वो करती क्या है, जैसे कि सूर्य उदय हुआ, प्रकाश यहाँ धरती पे आया, है ना। अब प्रकाश के कारण जो धरती है, पृथ्वी है, वो गर्म होना शुरू हुआ, है ना। जैसे कि 10 बजे तक अच्छा सा धूप हो जाता है, 10 से 4 गर्म हुआ, 4 के बाद थोड़ा सा और ठंडा होता जाता है, और 6 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है, समथिंग, है ना। अब 6 बजे के बाद जो नाइट का पीरियड होता है, नाइट का समय होता है, तो क्या करता है, धरती जो है जितना भी ताप वो अवशोषित किया रहता है ना, उसको उत्सर्जित करता है। परंतु ये जो प्राकृतिक प्रोसेस है उसमें बाधक बनता है ये सभी गैस, जलवाष्प, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते, जो तापमान है उसको उत्सर्जित होने से रोकते हैं, अवशोषित करके रखते हैं हमारे वायुमंडल में। इस कारण से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो निचला सतह है, मतलब धरती वाला सतह, वो गर्म रहता है। तो हमारे पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है ना। तो प्यारे साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था आपको बताना है? जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर, या फिर औरंगजेब? तो भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर जो है भारत के शासक थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी आपको बताना है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति से लोगों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, अपनी आवाज उठाइए, समुद्र तल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सावधानी पूर्वक उपभोग करें। तो भैया प्लास्टिक का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, इस कारण से विश्व पर्यावरण दिवस सन 2018 का थीम यही रखा गया था, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके 2019 के। हर साल 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवगत कराइएगा अपने विचारों से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और लिंक चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट का पहला कमेंट मेरा रहेगा, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट मेरा रहेगा, तो वहां पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। वहां से भी आप सीधे वीडियो तक पहुंच सकते हैं सभी विषयों के, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही प्यारे साथियों, मिलते हैं।